अब जब एक बार फिर से क्रूड ऑयल बहुत सस्ता हो गया, लगभग 80 से नीचे आ गया डॉलर प्रति बैरल, फिर भी सरकार तेल घटाने का कोई नाम नहीं ले रही है। कहीं से कोई चर्चा नहीं हो रही है और गोदी मीडिया पे भी इस पे चर्चा नहीं हो रही है। इसके अलावा पाकिस्तान जैसे देश बहुत बड़ी कटौती अपने तेल की कीमतों में कर चुके हैं खुदरा बाजार में। इसको आप किस तरीके से देखते हैं और देश दुनिया में अभी तेल को लेकर क्या कुछ चल रहा है? हाँ, देखिए भारत के साथ। अच्छा, अभी हाल ही में मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, उसमें ये बताया गया था कि पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान की करेंसी लगभग 0.5% मजबूत हुई है डॉलर के मुकाबले। जब ये सब संकट चल रहा था उसी दौरान। चीन की लगभग 3% मजबूत हुई है, लेकिन भारत का रुपया वही प्रधानमंत्री की भाषा में पतला होता जा रहा है। इसके पीछे क्या कारण देखते हैं? हाँ, देखिए इसके पीछे एक राजनीतिक समझ के हिसाब से मैंने राजीव गांधी का कार्यकाल भी देखा, विश्वनाथ प्रताप सिंह का भी कार्यकाल देखा, नरसिंह राव का कार्यकाल देखा, देवगौड़ा का देखा, इंद्र गुजराल का देखा, अटल जी का कार्यकाल देखा, मनमोहन सिंह जी का कार्यकाल देखा, नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल देख रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इतनी संवेदनशील और जन विरोधी सरकार मैंने अपनी नहीं देखी थी। आपने कहा कि भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत कमज़ोर है, खासकर चीन के मुकाबले में। अपने आप में भी कमज़ोर है और चीन के मुकाबले में तो बेहद कमज़ोर है। इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? क्या इसमें नोटबंदी, जीएसटी का भी कोई रोल है कमज़ोर होने में? नहीं, देखिए नोटबंदी का तो बहुत बड़ा रोल है। पहले क्या होता था? रेल मंत्री आपको याद होगा रामविलास पासवान होते थे, ममता बनर्जी होती थी, गनी खान चौधरी होते थे। भाई साहब इनके जमाने में रेलवे ने अपना विस्तार किया, रेलवे ने पैसे कमाए और रेलवे ने सबसे ज्यादा जन सुविधाएं दी। अब रेलवे क्या है? हमारे यहाँ एक कहावत है कि बने तो मेरी और बिगड़े तो तेरी। ऐसा लग रहा है कि इसी मंत्र पे वर्तमान भाजपाई सत्ता यानी गुजराती जोड़ी की सरकार चल रही है। जब समस्या आती है तो सारा ठीकरा देश की जनता के सर पे फोड़ दिया जाता है और जब माल आ रहा होता है यानी जब सब कुछ अच्छा होता है तो फिर उसका आनंद खुद लिया जाएगा। एक बार फिर से तेल के मामले में वैसे ही कहानी बन गई है। इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान हैं श्री संजीव पांडे जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत सारे देश और दुनिया के बारे में अच्छी खासी और अंदर की जानकारी इनके पास होती है। तो आज हम इस वीडियो में यही चर्चा करेंगे कि जब क्रूड ऑयल महँगा होता है, तो सरकार सारा बोझ जनता के कंधे पे डाल देती है और जब सस्ता होता है, तो उसकी सारी कमाई या तो धन्ना सेठों की जेब में जाती है या तो सरकार की जेब में जाती है। इसके अलावा देश में महँगाई का आलम क्या है, बेरोज़गारी का आलम क्या है, डॉलर का हाल क्या है, इन सब पर विस्तृत चर्चा करेंगे और देखेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि आने वाले वक़्त में देश की जनता पर कैसा बोझ पड़ने वाला है और सरकार कितना बोझ डालने वाली है। तो बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका, लोकहित नमस्कार। इंडिया पर। अभी बहुत कम समय गुज़रा है, तब भी ये चर्चा हो रही थी कि जब सस्ता था तब तो आपने मज़ा लिया, आपने सेठों को फ़ायदा पहुँचाया तेल का। अब जब महँगा हो रहा है, तो सारा ठीकरा आपने सर की जनता के सर पे फोड़ दिया और कहने लगे कि तेल कम यूज़ करिए। अब जब एक बार फिर से क्रूड ऑयल बहुत सस्ता हो गया, लगभग 80 से नीचे आ गया है डॉलर प्रति बैरल, फिर भी सरकार तेल घटाने का कोई नाम नहीं ले रही है। कहीं से कोई चर्चा नहीं हो रही है और गोदी मीडिया पे भी इस पे चर्चा नहीं हो रही है। इसके अलावा पाकिस्तान जैसे देश बहुत बड़ी कटौती अपने तेल की कीमतों में कर चुके हैं खुदरा बाजार में। इसको आप किस तरीके से देखते हैं और देश दुनिया में अभी तेल को लेकर क्या कुछ चल रहा है? देखिए भारत के साथ जो सबसे बड़ी समस्या ये है और हमारी सरकार के साथ जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब क्रूड ऑयल $115 पर बैरल चला गया, तो हुँ, आपने इमीडिएट ये कहा कि भाई सरकारी कंपनियों को प्रतिदिन करोड़ों में घाटा हो रहा है, हमें तेल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी। हुँ, इसी बीच आपदा में अवसर देखते हुए इथेनॉल लॉबी ने तेल में इथेनॉल भी मिलाना शुरू कर दिया और लोगों की गाड़ियां भी खराब होने जी, लगी। और तेल कई जगह पे 115 तक पहुंच गया है, कई जगह कई राज्यों में 101 पे है, कई राज्यों में 102 है। हुँ, और इसी बीच क्या हुआ कि 115 तक पहुंचते जब पहुंचा उसके बाद तेल की कीमतों में बीच में कई बार गिरावट आई। फिर उसके हुँ, बाद अभी जब इनके बीच एक जो समझौते के जब संकेत मिले और ट्रंप और उनके जो ईरानी लीडर्स के बीच जो समझौता हुआ, तो तेल की कीमतों में आप देखेंगे एक दो दिनों से $72 से $80 के बीच तेल जो है ट्रेड कर रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। हुँ, और पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा उदाहरण है कि पाकिस्तान ने इमीडिएट 74 से 75 रुपए में तेल की कीमतों में कटौती करी। पाकिस्तान में इस समय तेल की कीमत जो है 299 रुपए पर लीटर है पाकिस्तानी करेंसी में। हम ये हुँ, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करें कि इंडियन जी, करेंसी में है। हुँ, हुँ, क्योंकि हमारा जो मुद्रा पाकिस्तान के मामले में बहुत स्ट्रांग है, हमसे तीन बिल्कुल, गुना
पाकिस्तानी मुद्रा अवमूल्यित है वहाँ पे। जैसे अब इंडिया का 100 रुपया वहाँ 275 रुपया, इंडिया का 96 रुपया का वहाँ 275 रुपये बनता है। और मोदी मीडिया वाले इसी मामले में कंफ्यूज करके लोगों को भड़काते भी है कि देखो। हाँ, नहीं, हमारा मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हमारा जो $1 है वो हमें हमारा $1 हम जब $1 लेते हैं तो उसके बदले में हम 96 रुपये देते हैं, और पाकिस्तानी जब $1 लेते हैं तो उसके बदले में 275 के करीब देते हैं। तो ऑटोमेटिक है कि लगभग मान के चलिए कि 3 गुना से थोड़ा कम है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने 74 रुपये पेट्रोल की कीमत में कटौती करी है, और इतने लगभग डीजल की कीमतों में भी कटौती करी है उन्होंने। डीजल की कीमतों में हमें लगता है कि 60-70 रुपए जितनी भी कटौती करी हो, डीजल की कीमतों में कटौती करी है। तो इंडिया के अगर मुकाबले करेंसी में देखेंगे तो कम से कम 25 रुपए की कटौती इंडिया में भी होनी चाहिए तेल की कीमतों में, जो अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में। और पाकिस्तान का तो ऑलरेडी जो इकोनॉमी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की उनकी प्रॉब्लम है, उनके पास हमेशा डॉलर की कमी रहती है। आपके पास तो $6 बिलियन, $700 बिलियन का रिजर्व है, और ऐसी डॉलर की कमी भी नहीं है। उसके बावजूद क्या कारण है कि पाकिस्तान तमाम समस्या में होने के बाद भी अपनी जनता को राहत दे देता है, और हमारे पास सब कुछ है फिर भी हम नहीं दे पाते। कल ही राहत पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इमीडिएट दिया समझौते के बाद, और उस राहत से आप सोच लीजिए कि पाकिस्तान में उससे महंगाई घटेगी। हमारे यहाँ अभी इस पे कोई चर्चा नहीं है। सरकार अभी सोचेगी कि अगले 2 महीने 4 महीने तक इस पे जितना वसूली करना है जनता से कर लो, अपने खजानों को भर लो, अपने ऑयल कंपनियों को की कमाई करने दो, कुछ प्राइवेट जो ऑयल कंपनियां हैं उनकी भी कमाई करने दो, क्योंकि इसमें सिर्फ सरकारी कंपनियों की कमाई नहीं होगी। इसमें मुकेश अंबानी के रिलायंस का जो अपना जो तेल और पेट्रोल पंप है, उनकी रिफाइनरी है, उनकी भी कमाई होती है। और तो मैं समझता हूँ कि जो प्राइवेट कॉर्पोरेट प्लस गवर्नमेंट की कंपनियां, दोनों के बेनिफिट के लिए जनता को पूरा का पूरा ये रगड़ने की तैयारी है, मैं ये समझ रहा हूँ। और ये सरकार जो है ऐसे मामलों में, चूंकि लोग बस उनको लगता है कि बहुत ही हमारे यहाँ शांति प्रिय लोग हैं, बहुत ही संतुष्टि में जीने वाले लोग हैं, तो कोई विरोध नहीं करेंगे। जितना आपको टैक्स लगाना है लगाओ। पहले तो पर डे के हिसाब से पड़ता था, बीच में चुनाव आ गए तो इन्होंने रोक दिया। अच्छा, आपको नहीं लगता कि सरकार को अगर ऐसा लगता है कि जनता शांति प्रिय है, कुछ बोलेगी नहीं, आवाज नहीं उठाएगी, तो सरकार सही मानती है? सरकार सही मानती है। जैसे सरकार को अगर ये लग रहा है कि जनता कुछ बोलेगी नहीं, तो क्या ये सरकार का मानना सही नहीं है? नहीं, सरकार देखिए, सरकार में जब इनसेंसिटिव लोग, असंवेदनशील लोग जब बैठ जाए तो इस तरह के फैसले होते हैं, जिनका जनता के प्रति कोई लगाव ही ना हो, और जनता को सिर्फ ये 5 किलो अनाज पे कोशिश करें कि ये जिंदा रहे, और 5 साल 10,000 रुपया इलेक्शन के टाइम में देके और 2,000 रुपया कोई फ्री भी दे के चाहते हैं कि जनता बस खुश रहे, और उसके बाद हमसे कुछ ना मांगे। स्कूल बंद हो जाए, शिक्षा बंद हो जाए, हॉस्पिटल्स बंद हो जाए। इतनी इनसेंसिटिव सरकार तो मैंने देखिए, मेरा भी 71 का बर्थ है, हमने तमाम सरकारें देखी होश में आने के बाद। 90-91 से मुझे पॉलिटिकल एक होश आया था कि सरकारें कैसे बदलती है, सरकारें कैसे आती है। और मैंने एक राजनीतिक समझ के हिसाब से मैंने राजीव गांधी का कार्यकाल भी देखा, विश्वनाथ प्रताप सिंह का भी कार्यकाल देखा, नरसिंह राव का कार्यकाल देखा, देवगौड़ा का देखा, इंद्र गुजराल का देखा, अटल जी का कार्यकाल देखा, मनमोहन सिंह जी का कार्यकाल देखा, नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल देख रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि इतनी संवेदनशील और जन विरोधी सरकार मैंने अपनी नहीं देखी थी। पहले अटल जी भी 5 साल रहे हैं, अटल जी पे भी तमाम आरोप लगे, लेकिन जनता के प्रति उनकी जो संवेदना थी उसकी कहीं ना कहीं वो उसका वो पालना करते थे, और जहां पे जनता की एक समझ होती थी, जनता के हितों पे वो उन्होंने भी कई कदम उठाए थे। आपने अभी गिनवाया कि कम से कम नहीं कर सकते इस मामले में कि अटल जी की सरकार जो है वो भी ऐसे ही थी, इनसे काफी बेहतर सरकार थी अटल बिहारी। आपने गिनवाया कि कम से कम 5-6 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल आपने देखा है, लेकिन इतनी असंवेदनशील सरकार आज तक आपने नहीं देखा, इतनी मोटी चौड़ी वाली सरकार। जनता, जो सरकार ये समझ ले कि जनता 5 किलो अनाज पे संतुष्ट है, जो सरकार इस बात से खुश हो जाए कि जनता जो है सड़क पे उसको इलाज ना मिले, हॉस्पिटल में इलाज ना मिले, सरकारी स्कूल बंद हो जाए, बच्चों गरीब के बच्चे ना पढ़ पाए, तो उस सरकार की आप संवेदनशीलता कैसे देखेंगे? अच्छा, ये असंवेदनशीलता आ कहां से रही है? कहीं वही तो नहीं जो मैं बार बार कहता हूं कि जब जनता के वोट की जरूरत नहीं होती तो सत्ता में बैठे लोग ऐसे ही हो जाते हैं। हाँ, मान के चलिए, मतलब कि लगता है कि हमें पावर से कोई हटा नहीं सकता, हमारे पास सारा सिस्टम कंट्रोल में है। बिल्कुल, अगर उन्हें ये लगता है कि जनता से हमें कुछ लेना भी है तो बदले में देना पड़ेगा,
तो जाहिर तौर पर इतनी असंवेदनशीलता नहीं होती। इन्होंने जनता के इस मिजाज को पकड़ लिया है कि इलेक्शन में अगर एक पोस्ट आप 10,000 15,000 रुपए दे दो, वोट दे देंगे। फिर उन्होंने और भी तमाम सिस्टम है, जैसे SIR हुआ और तमाम चीजें हुई, नहीं देंगे तो ज्ञानेश कुमार जिंदाबाद है, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने लोकतांत्रिक संस्थाओं में अब जनता के वोट का कोई मतलब भी नहीं है ना। आप जनता से चुने हुए सांसद विरोधी दल के आएंगे और टूट के भाजपा में चले जाएंगे तो जनता के वोट का मतलब खत्म हो गया। तो मैं समझता हूँ कि अब तो संवेदनशीलता अब तो मतलब इस लेवल पे सरकार हो गई है। आप इतनी निर्दयी सरकार मानिए कि जनता ने जिसको चुना है उसको भी उसके मिजाज के विरोध करते हुए अपनी पार्टी में धमका के ला रहे हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जनता के प्रति एक संवेदनशील सरकार है? बिल्कुल, अगर अब वोट नहीं चोरी कर पाएंगे तो सांसद विधायक ही चोरी कर लेंगे। 400 पार का लक्ष्य पूरा कर लेंगे। अगर आप सीधा वोट नहीं देंगे तो 400 पार का लक्ष्य का ऐसे ही पूरा हो जाएगा। 400 पार का लक्ष्य पूरा होना भी है। तो अच्छा, अगला मामला ये है कि डॉलर जिस तरीके से हमारी वित्त मंत्री ने कहा था कि रुपया कमजोर नहीं हुआ, डॉलर मजबूत हुआ है। तो डॉलर जिस तरीके से मजबूत होता जा रहा है, आसपास के प्रधानमंत्री ने जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो इन्होंने कहा था कि क्या कारण है कि चीन की करेंसी नहीं गिरती, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका बांग्लादेश की नहीं गिरती, भारत का रुपया पतला होता जा रहा है। तो आपको क्या लग रहा है कि भारत का रुपया पतला क्यों होता जा रहा है, जबकि चीन और पाकिस्तान भी मजबूत हो रहे हैं? मनमोहन सिंह की मृत्यु हो गई। अगर मनमोहन सिंह जिंदा होते तो ये सवाल बहुत जरूरी तरीके से वो पूछते और प्रधानमंत्री शर्मसार हो जाते। मनमोहन सिंह को इन्होंने कहा था कि दुनिया भर की करेंसी मजबूत हो रही है और हमारी करेंसी गिर रही है और रुपया जब गिरता है तो भारत की इज्जत गिरती है। प्रधानमंत्री जी का वो भाषण में नियमित रूप से फेसबुक पे आता रहता है और उनके विरोधी उसको पोस्ट करते हैं, तो मैं देखता हूँ। अब देखिए, आज ही मैं देख रहा था इवन कि मलेशिया की करेंसी बहुत स्ट्रांग हुई है, 10% तक स्ट्रांग हुई है मलेशिया की करेंसी। थाईलैंड की जो करेंसी है वो स्ट्रांग हुई है। और आप ये देख लीजिए कि जो करेंसी इंडिया के रुपया के मुकाबले कमजोर होता था कभी, जो थाई करेंसी जो था, आज वो $1 31 बाट है। हमारा 96-95 तक पहुंच गया, उनका 30 बाट में $1 का मुकाबला कर रहा है। मतलब $1 चाहिए तो 30 बाट में आपको $1 मिल जाएगा। अब इसी ढंग से चीन का लीजिए, चीन के बारे में कहा जाता है कि करेंसी को मैनिपुलेट करता है अपने इंपोर्ट बिल पे बेनिफिट लेने के लिए। मींस कि जितना करेंसी उसका स्ट्रांग है उससे वो नीचे दिखाता है, उसको अवमूल्यित करके दिखाता है। उसके बावजूद चाइनीज करेंसी इस समय जो है $1 को आप 7 युआन में खरीद सकते हैं, 6 से 7 युआन में खरीद सकते हैं। लेकिन वर्ल्ड के तमाम इकोनॉमिक्स बोलते हैं, इवन अमेरिकन भी बोलते हैं कि चाइना अपना एक्सपोर्ट जो करता है उसमें ज्यादा पैसा कमाने के लिए, क्योंकि चाइना एक्सपोर्ट सरप्लस कंट्री है, तो वो ज्यादा पैसा कमाने के लिए वो क्या करता है कि अपने मुद्रा को और डाउन जानबूझ के करता है, अवमूल्यित करता है। हम लोग तो मजबूरी में अवमूल्यन हो रहा है हमारा, वो जानबूझ के करता है। हम रोक रहे हैं कि रुक जा भाई, रुक जा। वो जानबूझ के करते हैं। करेंसी मैनिपुलेशन का उन पर तमाम एलिगेशंस अमेरिकन लगाते रहे हैं। और चाइना की करेंसी जो है वो कहते हैं कि एक्चुअल ये है कि 5 युआन में आप $1 ले सकते हैं, तो चाइना खुद ही मैनिपुलेट करके उसको 7 पे लेके गया हुआ है। आप पाकिस्तानी करेंसी को ले लीजिए, पाकिस्तान की करेंसी इस समय स्टेबल है, 275 के आसपास है। $1 $275 में आप खरीद सकते हैं पाकिस्तान के जो करेंसी है। $1 का मतलब है कि $1 का वैल्यू जो है पाकिस्तानी करेंसी में $275 है। अच्छा, अभी हाल ही में मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, उसमें ये बताया गया था कि पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान की करेंसी लगभग 0.5% मजबूत हुई है डॉलर के मुकाबले। जब ये सब संकट चल रहा था उसी दौरान चीन की लगभग 3% मजबूत हुई है। लेकिन भारत का रुपया वही प्रधानमंत्री की भाषा में पतला होता जा रहा है। इसके पीछे क्या कारण देखते हैं? हाँ, देखिए, इसके पीछे सर्टेन इकोनॉमिक रीजन है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब मनमोहन सिंह की सरकार 2014 में चली गई थी तो ₹58 के करीब $1 था। $1 आपको अगर लेना हो तो ₹58 उसके बदले आपको देना पड़ेगा। 58 पे मनमोहन सिंह छोड़ के गए थे। मनमोहन सिंह जब 2014 में गए थे। और मनमोहन सिंह आज वो 12 साल हो गए हैं प्रधानमंत्री जी को, और वो 96 तक पहुंच गया। आज ₹94-95 के करीब डॉलर, $1 के बीच करीब वो उस पे आ गया है डॉलर। और ये अगर मनमोहन सिंह के 10 साल के कार्यकाल से अगर इसको आप तुलना करेंगे तो मनमोहन सिंह जब 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को रिप्लेस करने के बाद खुद प्रधानमंत्री बने थे
तो मनमोहन सिंह को 45 रुपए का मिला था, $1 45 रुपए में आप खरीद सकते थे। तो उस समय 45 से 58 पे इन्होंने दिया। आप उस हिसाब से देखिए तो बहुत कम उसका अवमूल्यन रुपया का हुआ था। 30% कर सकते हैं, 28-30% कर सकते हैं। और जब मोदी जी के टाइम में अगर पिछले 12 साल का कार्यकाल देखिए तो ये जो है नियर अबाउट पहुंच गया है 66 से 70% के करीब आपका मुद्रा नीचे टूट चुका है। तो मतलब कि आपकी जो इज्जत मनमोहन सिंह के टाइम में जितनी गिरी थी उससे बहुत ज्यादा आप गिरा चुके हैं। पहली बात तो लगभग डबल गिरा चुके हैं। रुपया के अवमूल्यन का बहुत बड़ा कारण इकोनॉमिक होता है कि आपका एक्सपोर्ट सरप्लस है कि नहीं, आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है। 2-3 चीजों पे आपका जो करेंसी है उसके मजबूत, जब तक आपका एक्सपोर्ट सरप्लस नहीं होगा तो तब तक आपका करेंसी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। पहली बात, थाईलैंड की, मलेशिया की सारी करेंसी इसलिए स्ट्रॉन्ग हो रही है कि उनका एक्सपोर्ट सरप्लस में जा रहा है। सेकंड, आपका इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है। आप देखिए कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो आ नहीं रहा है, आपको सोना बेचना पड़ उल्टे वापस जा रहा है, उल्टे वापस जा रहा है। सारे लोग निकाल रहे हैं पैसा क्योंकि इनसे बेहतर तो वो निकाल रहे हैं, दूसरे भारतीय व्यापारी विदेशों में जाके लगा रहे हैं। दोनों चीजें, भारतीय व्यापारी तो कितना लगा रहे हैं वो तो 1-2 लोगों को ही लगाने की औकात है। भारतीय व्यापारी तो छोटे मोटे धंधे यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं और वहाँ की इकोनॉमी उनका बहुत बड़ा रोल नहीं है। अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया कि लगभग 35 बिलियन डॉलर 35 बिलियन डॉलर के आसपास भारतीय व्यापारी, जो खास कर जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड में चंदा दिया था, वो सब इकट्ठे जाके अमेरिका की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको मजबूत करने में लगे हुए हैं। देखिए क्या है कि अब वैसे तो अडानी साहब को भी कंपल्सन हो गया है कि वहाँ अभी जो उनको राहत मिली है अमेरिकन प्रशासन की तरफ से, उसके बदले वहां उनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे तो है, लेकिन फॉरेन के भी जो इन्वेस्टर हैं वो इंडिया में आने के लिए तैयार नहीं है। 3 तरह के इन्वेस्टमेंट है। एक तो पक्का इन्वेस्टमेंट होता है जिसमें वो इंडस्ट्री लगाते हैं, प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, यहाँ के लेबर मार्केट को जॉब मिलता है, लेबर को जॉब मिलता है। वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है किसी फॉरेन कंपनी का, जैसे सैमसंग आ गया, जैसे टेस्ला के आने की बात थी, कुछ एआई कंपनियों के आने की बात थी, एप्पल की कंपनी का जैसे यहाँ फैक्ट्री लगा हुआ है, गाड़ियों की फैक्ट्री लगी हुई है, हुंडई की है, होंडा की, ये तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। कुछ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट फॉरेन कंपनियां करती है शेयर मार्केट के थ्रू, वैसे पैसे बहुत निकले। वो क्या होता है कि जैसे ही फॉरेन में दूसरे जगहों पर अच्छे रिटर्न मिलने लगते हैं, पैसा लेके निकालना शुरू करते हैं। अब हमारी गवर्नमेंट की फेल्योर है कि हमने अच्छा रिटर्न देने का उनको जो एक एनवायरमेंट नहीं दिया, उनका फेथ नहीं है। अब वो वापस अमेरिकन मार्केट में वापस जा रहे हैं, दूसरे मार्केट में जा रहे हैं जहां से बेहतर रिटर्न आएगा। तो ये जो आपकी जो कंट्री के जो गवर्निंग जो सिचुएशन है, आपके यहाँ जो प्रशासन है, आपके यहाँ जो हर्डल्स है, आपके यहाँ जो लूट है, जब ऐसी चीजों को देखते हैं तो फॉरेन इन्वेस्टर को ये लगता है कि हमारा पैसा कहीं डूब न जाए। जहाँ पे हिंदू मुस्लिम का विवाद हो रहा है, जहाँ पर डेली दंगे फसाद हो रहे हैं, जहाँ पे डेली प्रदर्शन हो रहा है और गोलियां चल रही हैं, एक छोटा सा राज्य मणिपुर 3 साल से चल रहा है, तो वहां पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। वहां पे शॉर्ट टर्म आता है, शेयर मार्केट के थ्रू जैसे ही लगता है कि दूसरे मार्केट में बेनिफिट हो रहा है तो पैसा निकाल लेते हैं। तो इंडिया के लिए ये बड़ी प्रॉब्लम है और हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत वीक है, चाइना के सामने कहीं नहीं है। हम लोग गलगोटिया यूनिवर्सिटी की तरह चाइना का वो मॉडल ला के यहाँ पे क्या कहा सकता है, अपने प्रदर्शनी में दिखा देंगे कि हमने रोबोट बनाया है। और एक महत्वपूर्ण सवाल, आपने कहा कि भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत कमजोर है, खासकर चीन के मुकाबले में। अपने आप में भी कमजोर है और चीन के मुकाबले में तो बेहद कमजोर है। इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? क्या इसमें नोटबंदी, जीएसटी का भी कोई रोल है कमजोर होने में? नहीं, देखिए नोटबंदी का तो बहुत बड़ा रोल है, जीएसटी का भी बहुत बड़ा रोल है। और ये सिर्फ जो व्हाइट में इनको पैसा देना है, उसके अलावा एक्सटॉर्शंस बहुत है। लोकल लीडरों का एक्सटॉर्शंस है, अफसरों का एक्सटॉर्शंस है, और फिर उसके बाद अलग तरह के एजेंसियों का प्रेशर बहुत रहता है इन पे, छोटे व्यापारियों पे। बड़े व्यापारी हो सकता है कि उनको कहीं पकड़वा देते हैं, जिस ढंग से बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्टों को ये महसूस हुआ है कि कुछ बड़े उद्योगपति ईडी और सीबीआई का छापा पड़वा के हमारे लेना चाहते हैं, वो बेहद करीबी है, वो किसी को भी। तो सेकंड जो आप कह रहे हैं कि जो मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री नोटबंदी से तबाह हो गया, जो थोड़ा बहुत उसमें खाता बही से बाहर अपना व्यापार करते थे, कैश में करते थे, और वो कैश की इकोनॉमी इंडिया की इकोनॉमी को बहुत इनफॉर्मल इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग कर रही थी। बहुत रोजगार था, वो सारा रोजगार ही खत्म हो गया लोगों का नोटबंदी के कारण। तो उसके कारण भी एक बहुत दिक्कत आई है। तो आप ये समझ के चलिए कि लॉन्ग टर्म में पिछले 12 साल में अगर आप मैन्युफैक्चरिंग को लेकर अगर आप देखेंगे, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, अगर आपकी क्वालिटी नहीं है,
तो आप इंटरनेशनल मार्केट में टिक नहीं पाएंगे। तो आपका एक्सपोर्ट सरप्लस कैसे होगा? एक्सपोर्ट सरप्लस अगर नहीं है तो आपका क्या होगा? आपको डॉलर कहां से, आप डॉलर के अगेंस्ट कहां फाइट कर पाएंगे? आज चाइना सरप्लस, चाइना का जो करेंसी स्ट्रॉन्ग सिर्फ इसीलिए है तो उसका एक्सपोर्ट सरप्लस। ये आप मान के चलिए कि इस सरकार की कोई नीति नहीं है, बहुत बेशर्म टाइप की बात करते हैं। अब जो इनके इकोनॉमिक एडवाइजर का क्या बयान है, 100 क्या एक अंक है, सोचने की बात है, अब उतने ही मजबूत है। तो जब एक इकोनॉमिक एडवाइजर इस तरह का बातें बोलने लगे तो आप समझ लीजिए कि देश की इकोनॉमी कहाँ जाएगी। हम लोगों को अच्छा, हमारे यहाँ क्योंकि आप भी बिहार से हैं और मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, तो एक शब्द है लथेर। इसका अर्थ आप अच्छे से समझते होंगे। तो आपको नहीं लगता कि सरकार के जो तमाम मंत्री हैं, जिस तरीके से लोग समस्याओं को उस पर चिंता जताने की बजाय उसका महिमा मंडन करते हैं? जैसे अभी आपने कहा कि 100 क्या एक संख्या है, 100 क्या एक संख्या है, जिस बात के लिए शर्म से डूब जाना चाहिए उसको ये लोग एंजॉय करते हैं। तो इसके लिए इतना लथेरपन कहाँ से आ सकता है? देखिए, इसका बड़ा सिंपल सा एक जवाब है कि ये जो मंत्री बनाए गए हैं इनकी समझ कुछ नहीं है, ये सिर्फ साइन करने के लिए बैठे हुए हैं, इनको कुछ पता नहीं है, सारा कुछ बाहर में डिसाइड होता है, ब्यूरोक्रेट्स उसको तैयार करते हैं, मंत्री को साइन करने का सिर्फ आदेश है। और उनको कहा गया है कि ज्यादा इफ एंड बट्स करोगे तो बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मंत्री इनके बहुत समझदार हैं, ये मंत्री को जो आज से 20 साल 30 साल पहले जब मंत्री जो बनते थे उनकी समझ, इकोनॉमिक्स का जो मिनिस्टर होता था उसको, वित्त मंत्री होता था उसकी इकोनॉमिक्स की बहुत अच्छी समझ होती थी। अपने आप में मनमोहन सिंह एक उदाहरण थे, जो मनमोहन सिंह जो थे नरसिंह राव सरकार में वित्त मंत्री बने थे। अब मनमोहन सिंह जो वित्त मंत्री बने थे उसका निर्मला सीतारमण साहब क्या मुकाबला कीजिएगा? क्या है निर्मला सीतारमण? क्या इकोनॉमिक्स का एबीसीडी आता है? आप एमए इकोनॉमिक्स पास करा के ईमानदारी से दिखवा दीजिए तो मैं मान जाऊंगा। जो डिफेंस मिनिस्टर है उनको रक्षा का क्या नॉलेज है? जो रक्षा की नॉलेज तो अलग बात है, मंत्री है, बहुत अच्छा याद दिलाया कि कृषि क्षेत्र की क्या समझ है। सवाल ये है कि पहले जो मंत्रालय दिए जाते थे नेताओं को, वो नेताओं को उस मंत्रालय की समझ होती थी, और समझ नहीं होती थी तो लोगों से संवाद करके अपने समझ को विकसित करते थे। संवाद के पास ये इनके पास टाइम ही नहीं है भाई। ये तो लुटियंस जोन के बंगले को एंजॉय कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं, एसी कमरे में बैठे हैं और अमीर हो रहे हैं धीरे धीरे। नेताओं की संपत्तियां ताबड़तोड़ बढ़ रही है, और जो मंत्री प्रभावी हैं वो मंत्री इस लेवल पे प्रभावी है कि वो बहुत ही समझदार है, वो कॉर्पोरेट को बेनिफिट के लिए लाए गए हैं और उनको इंपॉर्टेंट मंत्रालय दिया गया है। जैसे रेल मंत्री है, जैसे एनर्जी मिनिस्टर है, ये सारे जो है कोई जन नेता तो है नहीं, ये तो ब्यूरोक्रेट है। एक आईएएस है, एक जो है आईएफएस है, तो इनको जो लॉ मिनिस्टर है जहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, वहां पे आईएएस को लगाया गया। तो जनता के प्रतिनिधि तो है ही नहीं। एक सिस्टम के तहत मुझे लगता है, और मुझे याद है लगभग साल 2021 में ही जब ये लैटरल एंट्री की बात हो रही थी, तभी मैंने एक वीडियो किया था और उस समय मैंने बाकायदा दिखाया था कि किस तरीके से जिन भी मंत्रालयों में लैटरल एंट्री के जरिए लोगों को बिठाया गया है, बड़े बड़े पदों पर अधिकारी बनाया गया है, उन मंत्रालयों में निजीकरण बहुत तेजी से हुआ था। उस समय की रिपोर्ट में बता रहा हूँ, मुझे जो मोटा मोटी याद है। तो ऐसा लगता है कि चुन चुन के, जैसे मान लीजिए कोई मिठाई की दुकान है, रिश्तेदार का लड़का आया तो उससे कह दिया जाए कि अरे बाहर क्या खड़े हो, आओ काउंटर के भीतर जो मिठाई खाना हो खा लो। तो वही सरकार ने सेठों से कह दिया कि आपको हम क्या देंगे, अपने लोगों को भेज दीजिए अंदर, जो चाहिए अपना लेके जाए। उदारीकरण की राजनीति का ये बैड इम्पैक्ट है। कांग्रेस के टाइम में भी कुछ ऐसा हुआ था। पेट्रोलियम मिनिस्टर थे मणिशंकर अय्यर, उनको हटा दिया गया था, उनकी जगह मुरली देवड़ा साहब लाए गए थे। मुरली देवड़ा और रिलायंस के संबंधों को लेकर तमाम आरोप लगते हैं और रिलायंस एनर्जी सेक्टर में आ गया था। तो ये वर्तमान में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन से रिलेटेड मंत्रालय है, जहाँ सबसे ज्यादा रिसोर्स है, जहाँ सबसे ज्यादा पैसा कॉर्पोरेट सेक्टर को बनता है, वहां मंत्री वही बनाए गए हैं जो देश के महासेठों ने जिनके नाम रेकमेंड किए। अब इस चीज को मान के चलिए, देश के महासेठ और कुछ जो विदेशी जो कॉर्पोरेट सेक्टर के जो प्रतिनिधि रहे हैं, जो लंबे समय तक विदेशों में काम किए हैं, उनके सारे फैसले आप देखिए ना, जनता के पक्ष में नहीं है। तेल की कीमत बढ़ रही है, हरदीप पुरी साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता। साधारण रेलवे के डब्बे खत्म हो रहे हैं, वंदे भारत चल रहा है, अमीर लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं है, गरीबों के ट्रेन के डब्बे घट गए। साधारण टिकट वाले जो डब्बे हैं वो टोटल खत्म हो रहे हैं। भीड़ पे भीड़ है, लोग धक्का मुक्की खा रहे हैं, लोग पेपर देने जा रहे हैं तो लटक के जा रहे हैं। रेल मंत्री साहब को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये जो जन से संबंधित, पहले क्या होता था,
रेल मंत्री आपको याद होगा रामविलास पासवान होते थे, ममता बनर्जी होती थी, गाली खान चौधरी होते थे। भाई साहब इनके जमाने में रेलवे ने अपना विस्तार किया, रेलवे ने पैसे कमाए और रेलवे ने सबसे ज्यादा जन सुविधाएं दी। अब रेलवे क्या है? रेलवे मतलब वंदे भारत। वंदे भारत का मतलब कि 1500 रुपए का टिकट, और 1500 रुपए का टिकट का मतलब कि सुपर। और वो वंदे भारत अक्सर 50% से ज्यादा खाली रहती है। खाली रहती है क्योंकि लोगों को टिकट खरीदने का औकात नहीं है ना। तो आप जो मंत्रालय जहां पे निजीकरण से सबसे ज्यादा फायदा होना है, आप देख लीजिए वो मंत्रालय उन्हीं को दिया गया है जो ब्यूरोक्रेटिक मॉडल से निकले हैं और जो कॉर्पोरेट के नजदीक रहे हैं। तो ये इनका डिजाइन है, इस डिजाइन पे चल रहा है। इससे पहले इवन के मनमोहन सिंह को भी मैं कभी भी क्लीन चिट नहीं दिया हूँ, एक बहुत अच्छे आदमी थे, लेकिन मैं मानता हूँ कि ये जो कॉर्पोरेट कंट्रोल जो बढ़ा राजनीति में, ये कांग्रेस के टाइम में भी बढ़ा, नरसिंह राव के टाइम में भी घुसपैठ होने लगी थी, और उसके बाद मनमोहन सिंह के टाइम में भी घुसपैठ रही कॉर्पोरेट की। बहुत सारे फैसले कॉर्पोरेट करवाते रहे, लेकिन उस जमाने में कॉर्पोरेट के जो प्रतिनिधि थे, कॉर्पोरेट मालिकों की इतनी औकात नहीं थी कि प्रधानमंत्री के कंधे पे हाथ रख दें। मनमोहन सिंह के भी कंधे पे हाथ रखने के औकात या अंबानी अडानी जैसे लोगों की नहीं थी। ये अभी प्रधानमंत्री जो हमारे हैं, जिनके कंधे पे हाथ रख के चल सकते हैं। और जिस देश में अगर कॉर्पोरेट हाथ रख दे तो आप मान के चलिए कि वो शासक वर्ग जो है और वो जो देश है वो कॉर्पोरेट कंट्रोल हो गया। पॉलिटिक्स पूरी कॉर्पोरेट कंट्रोल कर रहा है। जिस तरह से एमपी खरीदे जा रहे हैं, इसके पैसा भी कॉर्पोरेट दे रहा है। जिस समय विरोधियों की सरकारें गिराई जा रही है, उसका पैसा भी कॉर्पोरेट दे रहा है। और दुर्भाग्य की बात है कि तमाम विपक्षी दल भी उन्हीं कॉर्पोरेट घरानों के कंट्रोल में है, उनसे चंदा लेते रहे। किसी ने उनके चंदा का विरोध नहीं किया। कांग्रेस ने भी चंदा लिया, टीएमसी ने भी चंदा लिया, और सबके चंदे में देखिएगा कहीं ना कहीं अडानी अंबानी का भी कहीं ना कहीं भागीदारी होगी। तो हम अच्छा, आप एक बात और बताते हैं, एक बात और आप बताते हैं कि जिन लोगों ने भी बड़े सेठ, मतलब 2 नंबर वाले सेठ, 2 नंबरी सेठ से करीबी रखा, जिसको सेठ ने चंदा दिया, तमाम पार्टियों को लगभग खत्म भी कर दिया। हाँ, वो उनका डिजाइन है कि चंदा देके उनको शांत रखा, अपने काम लेते रहे, और जब लगा कि उनसे बेहतर उनके पास कोई विकल्प है तो उनको खत्म भी कर देंगे। नवीन पटनायक साहब है, नवीन पटनायक साहब अडानी के साथ बहुत अच्छे संबंध थे, और तमाम जो बड़े बड़े वेदांता का भी वहां बहुत अच्छा है। अडानी साहब को उन्होंने पोर्ट दिया, और वो ये था कि चलिए मोदी साहब से अडानी जी के अच्छे संबंध है, मेरी सरकार स्मूथली चलती रहेगी। लेकिन मौका आते उन्होंने पलट दिया। ममता जी भी आई थी, उनका जो समिट हो रहा था, इन्वेस्टमेंट समिट में, अडानी साहब तो चीफ गेस्ट थे कई बार, और वहां पे उन्होंने पोर्ट दिया उनको। और सबसे ज्यादा टीएमसी को चंदा कोई क्यों देगा गरीब राज्य में, आप बताइए ना। 1300-1400 करोड़ रुपए का जो चंदा आया है फंड, क्यों देगा? बिहार में तो किसी ने जेडीयू को, आरजेडी को तो किसी ने दिया नहीं, क्षेत्रीय पार्टी में। ये जो कोस्टल स्टेट है जहां पे सबसे ज्यादा बंदरगाह है, वहीं पे सबसे ज्यादा चंदा क्षेत्रीय पार्टियों को क्यों मिला? आज उन्होंने लिया क्यों? और आज लिया तो भुगत ले। आज वो जो चंदा दिया है उसका भी अकाउंट फ्रीज हो गया है। पहले दे दिया, अब वापस होने की। उन्हीं कॉर्पोरेट के पैसे से इनके सारे सांसद तोड़ लिए गए। तो आप बताइए कि इनको सोचना चाहिए ना कि आइडियोलॉजी। राजस्थान का उदाहरण शायद आप भूल रहे हैं, अशोक गहलोत। राजस्थान का क्या उदाहरण? अशोक गहलोत की सरकार जब थी तो वहां भी सेठ से काफी करीबी थी। उसमें तो बकायदा निर्मला सीतारमण ने अखबार के कटिंग्स दिखाए थे कि आप बताइए यहाँ सबसे ज्यादा कैसे आप अडानी और मोदी जी की आलोचना करते हैं, तो अडानी जी के इनके क्या संबंध है? इवन कि वहां पे आप देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में भी अडानी साहब को कोई दिक्कत नहीं आई भूपेश बघेल की सरकार में। तो देखिए, हमाम में सारे दंगे, हम किसी एक को गाली देके ठीक है संतुष्ट हो सकते हैं। मोदी जी की गाली देके, मोदी जी की ट्रेन बुलेट है, इनकी ट्रेन राजधानी तक थी। राजधानी एक्सप्रेस की स्पीड में 130 स्पीड लिमिट था, उनका है 300 350 वाला लिमिट। जैसे कल वैष्णव साहब ने कहा कि पटना से दिल्ली 4.5 घंटा, उसी स्पीड से प्राइवेटाइजेशन भी देश के सारे रिसोर्सेज का हो जाएगा, उसके लिए तैयार नहीं है जी। और अंततोगत्वा इस सबका नुकसान देश की जनता को झेलना, जनता झेल भी रही है। अब देखना है कि जनता की चमड़ी कितनी मोटी हो गई झेलते झेलते, कहां तक झेल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने तमाम मुद्दों पर जनता को एकदम आसान भाषा में अपनी राय दिया और समझाने का प्रयास किया कि किस तरीके से पूरे देश का डिजाइन, खासकर इकोनॉमिक डिजाइन चल रहा है। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।